देवरानी का बाल विवाह। शिल्पा अपने ससुराल में अपनी सास कांता, अपने पति वीरेन और अपने देवर अनुज के साथ खुशहाल जीवन जी रही थी। ऐसे ही एक दिन कांता अपनी बहू से कहती है, शिल्पा बहू, मैं सोच रही हूँ कि अनुज की शादी कर दूँ, क्योंकि अब अनुज भी शादी लायक हो गया है, इसलिए उसके हाथ पीले करने की सोच रही हूँ। वैसे इस बारे में तेरा क्या ख्याल है बहू? हे भगवान, अगर मम्मी जी ने अनुज की शादी कहीं और करवा दी तो इस घर में मेरा राजपाट खत्म हो जाएगा और इस घर में मेरी जो हुकूमत चलती है वो भी नहीं चलेगी। यानी मेरा राज खत्म। शिल्पा, कुछ सोच। तुझे इस घर में अपने पैर पसारे रखना है, इसलिए तो देवर जी की शादी कहीं और होने नहीं दे सकती। लेकिन क्या करूं, क्या करूं? आइडिया, क्यों ना मैं अपनी बहन की शादी अपने देवर जी से करवा दूं। इससे मेरी देवरानी उर्फ मेरी बहन मेरे कहे में भी रहेगी और मेरा राजपाट कहीं जाएगा भी नहीं। क्या सोच रही है बहू? मैं तुझसे बात कर रही हूँ। तेरे देवर की शादी की सोच रही हूँ मैंने तुझसे शादी के बारे में बात क्या करी? तू तो पता नहीं कौन से ख्याली पुलाव पकाने में लग गई। मम्मी जी, आपने तो वही बात कर दी, बगल में छुरा शहर में ढिंढोरा। क्या मतलब? मतलब ये कि मम्मी जी, मेरी बहन रजनी की शादी मैं अपने देवर जी से करवाना चाहती हूँ। अब आप ही देखिए ना, अब जब मैं इतनी संस्कारी हो सकती हूँ तो भला मेरी बहन क्यों नहीं? मेरी बहन सुंदर होने के साथ साथ गुणी भी है। हाँ, उसको कुछ काम नहीं आता, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसे सब सिखा दूंगी। आप बस हाँ करिए। वैसे शिल्पा सही बोल रही है, इसकी बहन रजनी है तो सुंदर। खैर, मुझे क्या, घर में अच्छी बहू आ जाए, मुझे और क्या चाहिए। हाँ बहू, वैसे तेरा आइडिया खराब नहीं है। ठीक है मम्मी जी, मैं देवर जी की बात कल ही अपने मम्मी पापा से करती हूँ और आप देखना, मेरे मम्मी पापा मेरी बात को नहीं टालेंगे। अब क्या था, अगले ही दिन शिल्पा अपने मम्मी पापा के पास जाती है और रजनी की शादी की बात करती है। उसकी शादी की बात सुनते ही उसके पिता कहते हैं, शिल्पा बेटा, अभी हमारी रजनी बहुत छोटी है। तू तो जानती है ना कि हमारी रजनी अभी 8वीं कक्षा में है। वो अभी खुद बच्ची है, हम उसकी शादी कैसे करें? अभी वो खुद को संभाल नहीं पाती, घर गृहस्थी क्या संभालेगी? पापा, मैं हूँ ना रजनी का ख्याल रखने के लिए। और अब जब आपकी बेटी उसकी ससुराल में उसकी जेठानी बनकर रहेगी तो इसमें खराबी क्या है? शिल्पा के बार बार बोलने पर और घर परिवार अच्छा देखने पर शिल्पा के पिता शादी के लिए राज़ी हो जाते हैं और बेचारी रजनी का बाल विवाह कर दिया जाता है। शादी के कुछ ही दिनों बाद रजनी के ऊपर ससुराल की सारी जिम्मेदारियां आ जाती है और ऐसे ही एक दिन, ओ रजनी बहू, कहाँ रह गई? तुझे समय नहीं दिखाई दे रहा क्या? सुबह के 6 बज गए हैं। अरे, घर की औरतों को तो सुबह 4 बजे उठकर घर का काम कर लेना चाहिए। और एक ये महारानी है, 6 बज गए लेकिन अभी तक इसकी आँख नहीं खुली। अपनी सास की आवाज़ सुनकर रजनी जल्दी से बाहर आती है। मम्मी जी, माफ़ कर दो, आज थोड़ा लेट हो गया उठने में, कल से ऐसा नहीं होगा। हाँ, मैं जानती हूँ कल से ऐसा नहीं होगा, लेकिन क्या पता तुझसे आने वाले कल में भी दूसरी कोई गलती हो जाए, इसलिए सज़ा के तौर पर तुझे आज खाना नहीं मिलेगा, समझी? रजनी कुछ बोल पाती कि तभी कांता उसको वहाँ से भगा देती है, जिसके बाद बेचारी पूरा दिन भूखी रहती है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी तरस नहीं खाता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और हर छोटी गलती पर कांता रजनी को बड़ी सज़ा दिया करती। एक दिन रजनी से खाना जल जाता है और कांता चिल्लाते हुए किचन में आती है, जहाँ वो देखती है कि खाना जलने के साथ रजनी का हाथ भी जला हुआ है। लेकिन कांता को रजनी पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता और कांता इतनी छोटी सी गलती की सज़ा भी रजनी को देती है। राम राम राम, सारा खाना जला दिया। शिल्पा बहू, ओ शिल्पा बहू। क्या हुआ मम्मी जी, आप इस तरह से चिल्ला क्यों रही हैं? देखो, तुम्हारी बहन ने खाने को जला दिया। अब हम आज रात को खाना क्या खाएंगे? पता नहीं कैसी बहन है तुम्हारी, और न जाने हमारी ऐसी कौन सी मत मारी गई थी जो हमने इस नाश पीटी को अपने घर की बहू बना लिया। हर समय सत्यानाश करती रहती है।
माफ़ करना मम्मी जी, मैं रजनी को समझा दूंगी कैसे क्या चीज़ बनानी होती है। अरे तू तो तब समझाएगी ना जब ये काल कोठरी से बाहर आएगी। क्या मतलब मम्मी जी? मतलब ये कि इसकी वजह से हम लोग आज भूखे हैं और इसकी सज़ा इसे मिलेगी। ये गलती दोबारा ना हो इसलिए इसको सबक तो सीखना ही पड़ेगा ना। रजनी बहू, आज से बल्कि अभी से तुम काल कोठरी में 2 दिन तक रहोगी, वो भी भूखे प्यासे। रजनी की आंखों से टपाटप आंसू गिर रहे थे और जैसे ही कांता वहाँ से जाती है वैसे ही रजनी अपना हाथ दिखाते हुए अपनी बहन को कुछ बोलती है। तभी शिल्पा उसके ऊपर चिल्लाते हुए उसे कहती है, तूने तो हद कर दी। अरे थोड़ा तो ध्यान रख, हर समय कोई ना कोई गलती करती ही रहती है। अब भुगत अपनी गलती की सजा। पर दीदी, मेरा हाथ जल गया है। मुझे ना ये रोने का ड्रामा मत दिखा, समझी? अब भुगत अपनी सजा। जब देखो तब दिमाग खराब करती रहती है। तेरी वजह से मुझे भी मम्मी जी की डांट सुननी पड़ती है। रजनी को भला बुरा सुनाकर शिल्पा भी वहाँ से चली जाती है और रजनी को 2 दिन तक कांता काल कोठरी में बंद कर देती है। 2 दिन तक काल कोठरी में भूखे प्यासे रहने और हाथ जले होने की वजह से रजनी को तेज बुखार आ जाता है। उसको इतना बीमार देख कांता समधी जी को फ़ोन लगाती है। नमस्कार संधि जी, लगता है आपकी बेटी आप लोगों को कुछ ज़्यादा ही याद कर रही है। तभी तो आपकी यादों में हमारी छोटी सी प्यारी सी बहू रानी ने खुद की तबीयत खराब कर ली। मैं तो यही कहूँगी कि आप कुछ दिनों के लिए अपनी बेटी को घर ले जाइए और जब ठीक हो जाए तो हम उसे वहाँ से ले जाएंगे। हाँ, क्यों नहीं समधन जी, मैं कल ही रजनी को लेने के लिए आपके घर आ जाता हूँ। ठीक है संधि जी। इस तरह अगली सुबह रजनी के पिता रजनी को लेने उसके ससुराल आ जाते हैं और थोड़ी देर बाद वो उसको लेकर चले जाते हैं। घर जाती ही रजनी अपने माँ बाप को ज़ोर से पकड़ती है और फूट फूट कर रोने लगती है। उसे इस तरह से रोता हुआ देखकर रजनी के पिता रोने का कारण पूछते हैं, जिसके बाद रजनी सारी बात बता देती है। ये सुनने के बाद रजनी के पिता के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और उनको खुद पर बहुत पछतावा होता है। पछताते हुए अपनी पत्नी से कहते हैं, भाग्यवान, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी अपनी रजनी बिटिया का बाल विवाह कर। यदि मुझे पता होता कि उस घर में दरिंदे रहते हैं तो मैं अपनी फूल सी बेटी की शादी उन दरिंदों के घर में कभी न करवाता। उन दरिंदों के साथ रहकर मेरी बेटी भी दरिंदा बन गई है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपनी बेटी रजनी को इस नर्क से निकाल कर रहूँगा। रजनी के पिता रजनी को इस नर्क से निकालने का फैसला लेते हैं, जिसके बाद वो कुछ पेपर्स लेकर ससुराल जाते हैं और अपने छोटे दामाद अनुज से कहते हैं, बेटा अनुज, तुम्हारी पत्नी यानी मेरी बेटी रजनी हॉस्पिटलाइज हो गई है, इसलिए इस पेपर्स पर मुझे तुम्हारे सिग्नेचर चाहिए। तुम इस पर साइन कर दो प्लीज़। अगर तुमने इन पेपर पर साइन नहीं किया तो डॉक्टर रजनी का इलाज शुरू नहीं करेंगे। जी बिल्कुल पिताजी। अनुज पेपर पर साइन कर देता है, जिसके बाद रजनी के पिता वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही 1 हफ्ता बीत जाता है पर रजनी की कोई खबर नहीं मिलती, जिसके बाद अनुज अपनी माँ से कहता है, माँ, अभी तक रजनी अपने ससुराल नहीं आई है क्या? आपको क्या लगता है वो ठीक हुई होगी या नहीं? क्या पता बेटा, लेकिन जो भी है समय तो हो गया है। माँ, मैं तो कहता हूँ पड़े रहने दो उसको वहाँ पर। जब अक्ल आएगी ना तब अपने आप यहाँ आएगी। ऐसे कैसे पड़े रहने दे सकते हैं? अरे ब्याह कर लाए हैं हम अपनी बहुरिया को, और ससुराल की तो शान होती है बहू, इसलिए हम जाएंगे अपनी बहुरिया को लेने। अनुज की उसकी माँ के आगे एक नहीं चलती और अब अनुज अपनी पत्नी को अपने परिवार वालों के साथ लेने के लिए जाता है और अपने ससुर से कहता है, ससुर जी, आशा करता हूँ रजनी को यहाँ रहकर काफ़ी अच्छा लगा होगा, साथ ही वो ठीक भी हो गई होगी। मैं और मम्मी उसे लेने आए हैं। कहाँ है रजनी? उसे भेज दीजिए हमारे साथ। उस घर में तुम्हारी पत्नी नहीं, मेरी बेटी रहती है। अरे समधी जी, कैसी बात कर रहे हो आप? हम कहाँ बोले कि वो आपकी बेटी नहीं है, लेकिन समधी जी, ब्याह के बाद लड़की का घर उसका ससुराल ही होता है, इसलिए उसे उसके ससुराल भेज दीजिए। समधन जी, मैंने कहा ना, अब वो ना तो आपके बेटे की पत्नी है ना ही आपके घर की बहू। हाँ, मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी इस बात से बड़ा ही झटका लगा होगा, लेकिन याद करो, जब मैं तुमसे तुम्हारे घर साइन के लिए आया था वो कोई हॉस्पिटल के पेपर्स नहीं थे, बल्कि डिवोर्स पेपर्स थे।
अब मेरे बेटे का तुम लोगों से कोई नाता नहीं है। साथ ही मैं अपनी बड़ी बेटी से भी अपना रिश्ता नाता सब कुछ तोड़ रहा हूँ, क्योंकि जिस घर में मेरी बेटी की इज्जत नहीं, उस घर में मेरी कोई बेटी नहीं। वो लोग कुछ बोल पाते इससे पहले ही रजनी के पिताजी उन सभी को घर से बाहर निकाल देते हैं और उनके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर देते हैं। इस तरह अब रजनी को उन दरिंदों से छुटकारा मिल जाता है और वो आज़ाद हो जाती है।